सन 1992 की बात है। कोलकाता में एक बहुत ही संपन्न व शिक्षित मुखर्जी परिवार रहता था। मिस्टर मुखर्जी, उनकी पत्नी व उनके बेटा बहू एक साथ रहते थे। वह परिवार बहुत ही खुश था। मुखर्जी साहब का फैला हुआ बिजनेस था। उनका लड़का सुदीप तो अपना एक नया बिजनेस करता था। यह परिवार बहुत ही उन्नति कर रहा था। तभी एक दिन मुखर्जी साहब को दिल का दौरा पड़ता है और उनका निधन हो जाता है। अब घर में सुदीप तो उनकी माँ नीरा मुखर्जी और उसकी पत्नी रीता रहते थे। उनकी बहू बहुत ही स्वार्थी थी। वह चाहती थी कि उसकी सास इस घर से चली जाए। वह रोज सुदीप्तो से कहती थी, इनको घर से निकाल दो। सुदीप्तो अपनी पत्नी से कहता था, जैसे ही जायदाद मेरे नाम हो जाएगा उसके बाद उसे घर से निकाल देंगे। एक दिन सुदीप तो अपनी माँ से कहता है, माँ, बिजनेस पूरा आपके नाम है और मुझे कंपनी के डिसीजन लेने में दिक्कतें आ रही है। अगर आप यह सब मेरे नाम कर देते तो मैं बिजनेस को और अच्छे से संभाल पाऊंगा। इस पर नीरा जी कहती हैं, जो है सब तेरा है, पेपर लाओ, मैं साइन कर देती हूँ। नीरा जी साइन कर देती हैं। अब उसकी बहू सुदीप्तो से कहती है, अब तो सब हमारा है, अब तो उन्हें निकाल दो। सुदीप्तो अपनी पत्नी से कहता है, ऐसे कैसे निकाल दूँ, कुछ प्लानिंग करना होगा। फिर सुदीप्तो कहता है, क्यों ना मैं इन्हें कहीं दूर छोड़ आऊँ। रीता कहती है, यह ठीक रहेगा। अगले ही दिन सुदीप्तो अपनी माँ को लेकर मुंबई निकल जाता है और उन्हें रेलवे स्टेशन में उतार कर कहता है, माँ, आप यहीं रुकना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नीरा जी एक चेयर पर बैठ जाती है। बहुत देर हो जाती है मगर सुदीप्तो वापस नहीं आता है। नीरा जी सोचती है, मेरा बेटा आता ही होगा, मगर वह नहीं आता। इस तरह इंतजार करते करते उन्हें 2 दिन बीत जाता है। नीरा जी समझ जाती हैं उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला गया है। वह चाहती तो अपने घर वापस जा सकती थी, मगर वह एक स्वाभिमानी नारी थी। वह निश्चय करती है, अब मैं अपने दम पर एक अपना बिजनेस खड़ा करूंगी और अपने जैसे लोगों की मदद करूंगी। उसके हाथों में 2 सोने की कंगन थे। वे उसे लेकर ज्वेलर के पास जाती है और उस कंगन को बेच देती है, जिससे उन्हें 20,000 रुपये मिलते हैं। उसके बाद नीरा जी एक किराए का घर लेती है और उसके बाद नीरा जी अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करती है। उनको बिजनेस का पहले से ही बहुत अच्छा ज्ञान था। वह शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होती है, फिर धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगता है। उनके पास इतना पैसा आ जाता है कि नीरा जी एक वृद्धा आश्रम बनाती है, जिसका उन्होंने प्रण लिया था। नीरा जी को जहाँ भी अपने जैसे लोग मिलते वह उन्हें अपने आश्रम में ले आती और उनकी सेवा करती। ऐसे ही समय बीतने लगा। नीरा जी का बिजनेस ऊंचाइयों को छूने लगा। उधर कोलकाता में सुदीप्तो का बिजनेस धीरे धीरे कम होते जा रहा था। सुदीप्तो को अपनी कंपनी को बचाने के लिए बड़े टेंडर की जरूरत थी। वह अखबार में टेंडर देखने लगता है। उसे 1 करोड़ का टेंडर दिखता है। सुदीप्तो की आंखों में चमक आ जाती है। वो सोचता है, अगर मैं इस टेंडर को जीत जाऊंगा तो यह सारा बिजनेस बच जाएगा और मुनाफा भी बहुत होगा। उस टेंडर को भरने के लिए उसे दिल्ली जाना था। वो अगले ही दिन दिल्ली निकल जाता है। वहां पहुंचकर टेंडर फॉर्म भर देता है और ऑफिस के बाहर बैठकर अपने बारी का इंतजार करते रहता है। अब सुदीप्तो की बारी आती है कंपनी चेयरमैन से मिलने का। अब वह अंदर जाता है। ऑफिस के अंदर जाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। चेयरमैन की सीट पर नीरा देवी बैठी हुई थी। सुदीप्तो को देखते ही वह गुस्से से लाल हो जाती है। इधर सुदीप्तो पहले झिझकता है, फिर सोचता है,
अब तो मेरा टेंडर पक्का हो गया। मेरी माँ ही इस कंपनी की मालकिन है, वो मुझे कभी मना नहीं करेगी। नीरा देवी उसे बैठने को नहीं बोलती और खड़े रहो कहती है। सुदीप्तो खड़ा रहता है और कहता है, माँ मैं आपका सुदीप्तो। नीरा जी कहती है, कौन सुदीप्तो? मैं तुम्हें नहीं जानती, यह टेंडर तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम जा सकते हो। तब सुदीप्तो गिड़गिड़ाते हुए उसके पैरों पे गिर जाता है। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नीरा देवी कहती है, तुम मुझे गलती से छोड़कर नहीं गए थे, तुमने प्लानिंग करके मुझे स्टेशन पर छोड़ दिया था। गलती की माफ़ी होती है, प्लानिंग की नहीं। तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सिद्धू तो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, माँ अगर यह टेंडर मुझे नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नीरा देवी हंसते हुए कहती है, ये तेरा कर्मों का फल है, तुझे बर्बाद होते देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसा कहते ही वह सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है और उसे धक्के मरवाकर बाहर भगा देती है। इस तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर ज़रूर करें। जय हिंद। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत बड़ा व पुराना बरगद का पेड़ था। उस जंगल में अनेक प्रकार के पक्षी व जानवर रहते थे। उस बरगद के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी और गिलहरी का झुंड था। वह जंगल बहुत ही हरा भरा व फलदार वृक्षों से भरा हुआ था। वहाँ खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। उस जंगल के जानवर बहुत खुश और तंदुरुस्त थे। वह भरपेट भोजन करते और उधम मचाते रहते थे। उसी बड़े बरगद के पेड़ में एक चीकू नाम का छोटा सा गिलहरी भी रहता था। वह बहुत ही शर्मीला व समझदार था। चीकू अपने झुंड के अन्य गिलहरियों के साथ खूब खेलता था व मस्ती करता था। चीकू हमेशा सोचता था कि मैं सबकी मदद कैसे कर सकता हूँ अगर सब मुसीबत में हो तो। वह एक दिन अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी मैं सबकी मदद कैसे कर सकता हूँ। उस पर उसके पिताजी हंसते हुए चीकू से कहता है, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो और मस्ती करो। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी मदद की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर चीकू भी सोचता है, पिताजी ने ठीक ही कहा है। फिर चीकू अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलने लगता है। वह मीठे फलों का आनंद लेता है। सब मजे से जिंदगी बिता रहे थे। पर चीकू में एक बुरी आदत थी। वह एक फल को खाता और बहुत सारे फल को कुतर कर फेंक देता था। इस बात पर उसके पिताजी समझाते थे, बेटा फलों को कुतर कर मत फेंका करो, ऐसा खाने पीने की चीज़ों को बर्बाद नहीं करते हैं। पर चीकू नहीं मानता था। अपने पिताजी से कहता था, हमारे जंगल में तो इतने सारे फल हैं, क्या फर्क पड़ेगा। इस बात पर उसके पिताजी उसे खूब डांट लगाते थे। पर बाकी सब जंगल में बहुत अच्छा चल रहा था। सब बहुत मज़े में थे। तभी एक दिन दो व्यापारी उस जंगल से गुजर रहे थे। वह थक गए थे। वह सोचते हैं क्यों ना पेड़ के छांव में थोड़ा देर आराम कर लिया जाए। वे लोग एक पेड़ के छांव में रुक जाते हैं। उन्हें देखकर सभी गिलहरी अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। चीकू के पिताजी चीकू से कहते हैं समझाते हुए, बेटा हमारे जंगल में दो इंसान आए हैं, जब तक वे लोग यहाँ से चले नहीं जाते तब तक तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। चीकू कहता है, ठीक है नहीं निकलूंगा। मगर चीकू ने अपनी कभी इंसान नहीं देखा था। वह सोचता है क्यों ना मैं इंसानों को पास से देख कर आऊं। मगर पिताजी ने मुझे बाहर जाने के लिए मना किया है, मैं क्या करूं। तब चीकू सोचता है जब पिताजी सो जाएंगे तब मैं इंसानों को देखकर जल्दी से वापस आ जाऊंगा, यही ठीक रहेगा। जब उसके पिताजी सो जाते हैं तब चीकू
उसके चुपके से घर से निकलकर इंसानों के पास चला जाता है और उन्हें झाड़ियों के पीछे छुपकर देखने लगता है। वे दोनों इंसान आपस में बातें कर रहे थे। भाई, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, इस साल सूखा पड़ने वाला है। उनकी ये बातें चीकू सुन लेता है और वह भागकर अपने बिल में वापस आ जाता है। वह सोचने लगता है, ये बात पिताजी को बता देता हूँ। मगर पिताजी को ये बात पता चल गया कि मैं घर से बाहर गया था तो वो मेरी पिटाई कर देंगे और मैं किसी और को बता भी नहीं सकता। वे लोग मेरा मजाक बनाएंगे। क्यों ना हमारे जंगल के सभी लोग जानते हैं कि सूखा नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जंगल में कभी भी सूखा नहीं पड़ा है। अब मैं क्या करूं? फिर चीकू हिम्मत करके निश्चय करता है, अब मैं अकेला ही सबके लिए फल इकट्ठा करूंगा। अब चीकू दिन भर फल इकट्ठा करने लगता है। उसके पास ही के एक गुफा में जमा करता है। उसके दोस्त चीकू से पूछते हैं, आजकल तुम हमारे साथ खेलने क्यों नहीं आते हो? तो चीकू बहाना बना देता है, नहीं भाई, आजकल मेरे पिताजी मुझे ज़्यादा खेलने से मना करते हैं। फिर चीकू अपने घर चला जाता है। पिताजी चीकू से कहते हैं, आजकल तुम बहुत थके से लगते हो, ऐसा क्यों? तो चीकू फिर से बहाना बनाता है, नहीं पिताजी, आजकल मैं ज़्यादा खेलता हूँ ना तो थक जाता हूँ। उसके पिताजी कहते हैं, अच्छा, अपना ध्यान रखा करो। चीकू कहता है, ठीक है पिताजी। चीकू और चीकू बहुत मेहनत करके बहुत सारा फल इकट्ठा करता है। अब सूखा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जंगल के सारे फल समाप्त होते जाते हैं और भयानक सूखा पड़ता है। तब गिलहरियों के झुंड का एक सभा बुलाया जाता है। मुखिया सभा में कहता है, इस जंगल के सारे फल खत्म हो रहे हैं। इस जंगल में अब खाने की चीजें नहीं रही। अब हमें यहाँ से जाना होगा, जंगल को छोड़कर। उनकी बात पर सभी गिलहरियाँ हामी भरती हैं। तभी चीकू डरते हुए कहता है, मुखिया जी, अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं? मुखिया जी कहते हैं, बोलो बच्चे। फिर चीकू कहता है, मुखिया जी, मैंने आप सब लोगों के लिए भरपूर फल एक गुफा में छुपा कर रखा है। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुखिया सोचकर चीकू से पूछता है, तुम्हें पहले से पता था क्या कि सूखा पड़ने वाला है? चीकू डरते हुए जवाब देता है, जी मुखिया जी। फिर मुखिया जी पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? चीकू उन व्यापारियों की बातें मुखिया जी को बता देता है। सब बातें बताने के बाद चीकू कहता है, अगर मैं आप लोगों को सूखे की बात बताता तो आप लोग मेरा मजाक बनाते, इसीलिए आप लोगों को नहीं बता पाया। मुखिया जी कहते हैं, शाबाश चीकू, तुमने तो आज हम सबकी जान बचा ली। फिर चीकू के पिताजी चीकू से कहते हैं, खाने की बर्बादी करने वाला मेरा चीकू बचत करना सीख गया। मुझे तुम पर गर्व है। चीकू हमारा हीरो है। इसी तरह की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर ज़रूर करें। जय हिंद।